साल 2022 में उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपर खैराने के सेक्टर 19 में रहती थीं। 27 साल की उर्वशी मूल रूप से राजस्थान के बूंदी जिले की दयानंद कॉलोनी की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 7 सालों से वो अपने भाइयों के साथ नवी मुंबई में ही रह रही थी। उर्वशी वैष्णव मुंबई के सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर के तौर पर काम करती थी। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी। उसके पास खुद की एक बलेनो कार भी थी। हर दिन की तरह 13 दिसंबर 2022 की सुबह को 9:30 बजे उर्वशी अपनी बलेनो कार से जॉब करने सोना रेस्टोरेंट में जाती है। उस दिन उर्वशी के साथ उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम रियाज खान था। उस दिन उर्वशी की गाड़ी उसका दोस्त रियाज ही चला रहा था। उर्वशी को रेस्टोरेंट में ड्रॉप करने के बाद रियाज उसकी गाड़ी लेकर चला गया। रियाज शाम को अंधेरा होने के बाद वापस उर्वशी के घर पर पहुंच गया। रियाज ने उर्वशी के भाई पारस से कहा कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कॉफी बनाकर पिला दो। पारस ने उसे कॉफी बनाकर पिलाई। कॉफी पीने के बाद रियाज वहां से चला गया, लेकिन पारस अपनी बहन उर्वशी के कॉल आने का इंतजार कर रहा था। असल में शाम को 5 बजे हमेशा उर्वशी अपने भाई को कॉल करके बताती थी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, जिसके बाद पारस अपनी बहन उर्वशी को लेने चला जाता था। कभी कभी उर्वशी का दोस्त रियाज भी उसे लेने जाता था, लेकिन 13 दिसंबर की शाम को उर्वशी का कॉल नहीं आया। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और फिर शाम से रात होने लगी, मगर उर्वशी अपने घर नहीं लौटी। और जब उसके भाई पारस ने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उर्वशी के जीजा भी मुंबई में ही रहते थे। उसके भाई पारस ने तुरंत अपने जीजा को कॉल किया और बताया कि बहन उर्वशी अभी तक घर नहीं लौटी है। इस बात का पता चलते ही उसके जीजा भी पारस के पास पहुंच गए। इसके बाद पारस ने उर्वशी के दोस्त रियाज को भी कॉल किया। उर्वशी के लापता होने की खबर सुनकर रियाज भी घबरा गया। इसके बाद वो लोग उर्वशी को तलाश करना शुरू कर देते हैं। इधर 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पनवेल तालुका इलाके के कुछ लोग गाढ़ी नदी के पुल से गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि पुल के नीचे पिलर के पास एक लाश तैर रही है। उन लोगों ने बिना देरी किए तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पनवेल पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और जब उस लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये किसी लड़की की लाश है जिसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के आसपास थी। इसके बाद पुलिस सबसे पहले उस इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है कि हो सकता है कोई उस लड़की को पहचानता हो। उस लड़की का चेहरा अभी तक खराब नहीं हुआ था, लेकिन चेहरा साफ दिखाई देने के बावजूद भी उस इलाके के लोग लड़की को पहचान नहीं पा रहे थे, जिससे साफ हो गया था कि ये लड़की उस इलाके की रहने वाली नहीं है। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि या तो लड़की की लाश पानी में तैरकर वहां तक पहुंची थी या फिर किसी ने उसे वहां लाकर पानी में फेंका था। शुरू में तो देखने से लग रहा था कि शायद पानी में डूबने से ही उस लड़की की मौत हुई है, लेकिन जब पुलिस उस शव की बारीकी से जांच करती है तो उस लड़की की गर्दन पर कुछ निशान थे जिनसे पता चलता था कि लड़की का गला घोंटकर ही उसकी हत्या की गई होगी। शुरुआती जांच के बाद पनवेल पुलिस उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस लड़की के पास से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। यानी ना तो उसके पास कोई पर्स था और ना ही कोई आईडी कार्ड था, और उसके शरीर पर कोई ज्वेलरी भी नहीं थी। अब ऐसे में पुलिस के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि आखिर ये लाश किसकी है, क्योंकि अगर उस लड़की के पास से कुछ मिला था तो वो था उसके पैर में पहना हुआ एक सैंडल। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पनवेल पुलिस ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस सबसे पहले आसपास के सभी पुलिस चौकी और थानों में कॉल करती है और कहती है कि पिछले 24 घंटों में अगर किसी थाने या चौकी में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई हो या फिर आने वाले 24 घंटे में अगर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो उसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी जाए, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल से अगर कोई एविडेंस मिला था तो वो था उस लड़की के पैर में पहना हुआ एक सैंडल। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच पुलिस भी उसी सैंडल के आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो सैंडल ज्यादा पुराना नहीं था, जिससे पता चलता था कि उस सैंडल को कुछ दिन पहले ही खरीदा गया होगा। पुलिस के लिए अच्छी बात ये थी कि उस सैंडल पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जब उस कंपनी के बारे में जांच की तो पता चला कि वो सैंडल एक लोकल फुटवेयर कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि ऐसे सैंडल को बेचने वाली तो शहर में हजारों दुकानें होंगी और न जाने कितने लोग डेली इस तरह के सैंडल्स खरीदते होंगे।
क्राइम ब्रांच पुलिस इन सब बातों को देखते हुए उस सैंडल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी को कांटेक्ट करती है और वहां से डिटेल निकलवाती है कि 13 दिसंबर के आसपास के दिनों में उस तरह के सैंडल्स कितनी दुकानों से ऑर्डर किए गए थे। बहुत छानबीन करने के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस को पता चलता है कि उन दिनों कंपनी द्वारा केवल 3 दुकानों पर ही उस तरह के सैंडल डिलीवर किए गए थे, जिनमें से एक शॉप मुंबई में थी, एक पनवेल में और एक शॉप वसई में थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस की एक टीम उन तीनों शॉप पर पहुंचती है और वहां पर उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या ये लड़की कुछ दिन पहले इस तरह के सैंडल खरीदने आई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस को मुंबई और वसई की दोनों दुकानों से तो कुछ खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पनवेल में जो शॉप थी उस शॉप पर काम करने वाला एक लड़का उस लड़की की फोटो और उस सैंडल को पहचान लेता है। वो लड़का पुलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने ऐसे कई सैंडल सेल किए हैं। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को वही लड़की सैंडल खरीदते हुए दिखाई देती है। वो सीसीटीवी फुटेज 6 दिसंबर 2022 की थी, जिसमें वो लड़की एक हट्टे कट्टे लड़के के साथ इस तरह के सैंडल खरीदने के लिए शॉप पर आई थी। इसके बाद पुलिस 6 दिसंबर की बिल बुक चेक करती है, जिससे पता चलता है कि उस लड़की का नाम उर्वशी वैष्णव है, जो नवी मुंबई में रहती है। क्राइम ब्रांच पुलिस को मरने वाली लड़की का नाम तो पता चल गया था, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर उर्वशी के साथ 14 दिसंबर को क्या हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में उसके साथ दिखने वाला वो लड़का कौन था। लेकिन जब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को थोड़ा ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि उर्वशी के साथ उस दिन जो लड़का दुकान पर आया था वो लड़का कोई बॉडी बिल्डर था। इसके बाद पुलिस उस इलाके के सभी जिम्स की लिस्ट तैयार करती है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के की फोटो भी निकलवाती है और फिर पुलिस सभी जिम्स में पूछताछ करने के लिए जाती है। उनकी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाती है, क्योंकि हो सकता है वो लड़का किसी जिम के सीसीटीवी कैमरा में वर्कआउट करते हुए नजर आ जाए। लेकिन इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी क्राइम ब्रांच पुलिस को उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चलता और फिर 3 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 2022 की रात को नेरुल थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ये रिपोर्ट पारस वैष्णव नाम के लड़के ने दर्ज कराई थी और ये मिसिंग रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि उर्वशी वैष्णव की ही थी। इसके बाद पुलिस बिना देरी किए पारस वैष्णव से कांटेक्ट करती है और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जैसे ही पारस नेरुल पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे वो शव दिखाया जाता है। पारस वैष्णव उस लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। वो दीदी दीदी चिल्ला रहा था और इससे साफ हो गया था कि वो शव उर्वशी का ही है। खबर मिलते ही उर्वशी का चचेरा भाई जितेंद्र और जीजा भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। लेकिन अब सवाल था कि जो लड़का सीसीटीवी फुटेज में उर्वशी के साथ दिखाई दे रहा था वो कौन था। उसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस ने उर्वशी के भाइयों और उसके जीजा को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्होंने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया। असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उर्वशी का दोस्त रियाज खान था। पारस ने पुलिस को बताया कि 13 दिसंबर को जब उर्वशी घर पर नहीं पहुंची थी तो पारस ने उसके दोस्त रियाज से भी फोन करके पूछा था और रियाज ने उससे कहा था कि उसे नहीं पता उर्वशी कहाँ है। इसके बाद पारस ने 14 दिसंबर की रात को अपनी बहन उर्वशी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन जब पुलिस उन तीनों से पूछती है कि क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर उन्हें किसी पर शक है तो पारस कहता है कि उन्हें रियाज खान पर ही शक है, क्योंकि जिस दिन उर्वशी वैष्णव गायब हुई उस दिन वो रियाज खान के साथ ही गई थी। इसके बाद पुलिस रियाज खान को तलाश करना शुरू करती है। खोजबीन करने पर पता चलता है कि रियाज पास के ही एक जिम में ट्रेनर है। पुलिस बिना देरी किए उस जिम में जाती है, लेकिन उस समय रियाज वहां पर मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस जिम के ऑनर से रियाज खान के घर का एड्रेस पता करती है और जब पुलिस रियाज खान के घर पर पहुंचती है तो रियाज खान अपने घर पर भी नहीं था, लेकिन पुलिस को वहां पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी मिल जाती है। रियाज की पत्नी ने बताया कि रियाज तो कई दिनों से गायब है और जब रियाज की पत्नी ने उसे फोन किया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इन सब चीजों से पुलिस का शक रियाज खान पर और भी पुख्ता हो गया था, क्योंकि अगर रियाज ने कुछ नहीं किया था तो फिर वो कई दिनों से अपने घर से गायब क्यों था। रियाज को अरेस्ट करने के लिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसके जिम के आसपास जाल बिछाया और जैसे ही रियाज खान वर्कआउट करके चुपके से जिम के बाहर निकला तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस रियाज खान के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है और उसकी लोकेशन को चेक करती है। उसकी कॉल डिटेल से पता चलता है कि 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रियाज ने एक नंबर पर सबसे ज्यादा बार बात की थी।
और जब उस नंबर को चेक किया गया तो वो नंबर उसके दोस्त इमरान शेख का था। क्राइम ब्रांच पुलिस बिना देरी किए इमरान के घर पर छापा मारती है। इत्तेफाक से इमरान अपने घर पर ही मौजूद था। इसके बाद पुलिस इमरान को भी अरेस्ट करके थाने में लेकर आती है और जब उसकी भी लोकेशन को चेक किया गया तो पता चला कि 13 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक रियाज और इमरान की लोकेशन एक ही थी। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि उस समय उर्वशी की लोकेशन भी उन दोनों के साथ ही थी और इससे साफ हो गया था कि 13 और 14 दिसंबर के आसपास इमरान शेख, रियाज खान और उर्वशी वैष्णव वो तीनों एक साथ ही थे। इसी बीच उर्वशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिससे पता चलता है कि उर्वशी की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। उसकी गर्दन पर किसी रस्सी या दुपट्टे का निशान भी था, यानी पहले उर्वशी का गला घोटा गया था। हालांकि उर्वशी ने खुद को बचाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से उसके शरीर पर भी चोट आई थी, लेकिन उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी, जिसके बाद उर्वशी को पानी में फेंक दिया गया था। अब पुलिस इमरान और रियाज से पूछताछ करती है मगर वो दोनों कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो दोनों जल्दी ही टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि 13 दिसंबर 2022 को रियाज पहले उर्वशी को उसकी ही बालेनो कार से उसे सोना रेस्टोरेंट एंड बार में जॉब के लिए छोड़ने गया। इसके बाद वो दिन भर अपने दोस्त इमरान के साथ घूमता रहा। इसी दौरान उन दोनों ने उर्वशी वैष्णव को कत्ल करने का प्लान बनाया और फिर शाम के समय रियाज उर्वशी को पिक करने के लिए सोना रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उर्वशी काम करती थी। उस समय गाड़ी रियाज चला रहा था। वहां से वो लोग उर्वशी को पिक करते हैं। इसके बाद रियाज उससे कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उर्वशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बीच रास्ते में ही पीछे बैठे इमरान ने एक रस्सी की मदद से उर्वशी का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इमरान और रियाज पनवेल तालुका की गाड़ी नदी के पास पहुंचे। वहां से उन्होंने पुल पर खड़े होकर उर्वशी के शव को नीचे पानी में फेंक दिया। फिर वो दोनों वहां से फरार हो गए। इसके बाद इमरान बीच रास्ते में ही उतरकर अपने घर चला गया, जबकि रियाज उर्वशी की गाड़ी को लेकर उसके घर पर पहुंचा। वहां उसने उर्वशी की गाड़ी को पार्क किया। फिर वो अपनी बुलेट लेकर वहां से चला गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर रियाज और इमरान ने उर्वशी को कत्ल क्यों किया था। पूछताछ करने पर रियाज ने पुलिस को बताया कि उसकी और उर्वशी की मुलाकात इस घटना से 7 महीने पहले उस रेस्टोरेंट में हुई थी जहां उर्वशी वेटर का काम करती थी। उन दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई, लेकिन फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उर्वशी रियाज खान से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। असल में रियाज ने उर्वशी के साथ शादी करने का वादा तो कर लिया था, लेकिन रियाज ने उर्वशी से ये बात छिपाई थी कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। असल में रियाज उर्वशी से शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी तरह उर्वशी को पता चल जाता है कि रियाज पहले से ही शादीशुदा है। रियाज ने पुलिस को बताया कि इस बात का पता चलते ही उर्वशी उस पर दबाव बनाने लगी। वो उसे ब्लैकमेल करने लगी थी कि या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। रियाज ने बताया कि इस धमकी की वजह से ही उसने उर्वशी से शादी करने का वादा भी किया था। उसने उर्वशी से शादी करने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब रियाज बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उर्वशी ने रियाज की मुलाकात अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र से भी कराई। उर्वशी ने ये नहीं बताया था कि रियाज उसका बॉयफ्रेंड है, बल्कि उर्वशी ने अपने भाइयों को ये बताया था कि रियाज सिर्फ उसका दोस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं उर्वशी के भाइयों को ये एहसास हो गया था कि उर्वशी रियाज से प्यार करती है, और यही वजह थी कि 2022 में दिसंबर के महीने में उर्वशी रियाज को साथ लेकर राजस्थान के बूंदी जिले में अपने गांव एक शादी में भी गई थी। लेकिन उस शादी से वापस लौटने के बाद उर्वशी भी रियाज पर जल्द से जल्द शादी करने का प्रेशर बनाने लगी। अब रियाज बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि ना तो वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ सकता था और ना ही वो उर्वशी के साथ शादी करना चाहता था। रियाज ने सोचा कि अब इस परेशानी से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि उर्वशी को कत्ल कर दिया जाए। इस साजिश में वो अपने दोस्त इमरान को भी शामिल कर लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए रियाज अपने दोस्त इमरान को 30,000 रुपए एडवांस भी देता है। रियाज ने सोचा था कि अगर उर्वशी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नदी में फेंक देंगे तो वो पानी में बहकर कहीं दूर चली जाएगी और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ,
क्योंकि उर्वशी का शव उस नदी के पिलर में फंस गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उसके शव को देख लिया था और फिर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन साल 2023 में सितंबर के महीने में रियाज और इमरान को बेल मिल गई। मगर अब सवाल ये है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उन दोनों को बेल कैसे मिल गई थी। दरअसल उन दोनों के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत और ऐसा गवाह नहीं था जिसने रियाज को उर्वशी के शव को नदी में फेंकते हुए देखा हो या फिर उन दोनों को साथ जाते हुए देखा हो। और यही वजह थी कि लैक ऑफ एविडेंस यानी सबूतों की कमी के कारण रियाज और इमरान को बेल मिल गई थी। हालांकि ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और हो सकता है आगे चलकर उन्हें सजा भी सुनाई जाए। लेकिन इस घटना से ये सीख जरूर मिलती है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले थोड़ा वक्त लें, थोड़ा ठहरे, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशन में जा रहे हो आपको उसके बैकग्राउंड और उसके नेचर के बारे में अच्छे से पता चल सके, ताकि भविष्य में फिर कभी कोई ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।